तो अपने रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स पढ़ रहे थे। क्या है? रिडीमेबल और कॉलेबल डिबेंचर्स आर रीपेबल ऑन अ प्री डिटरमाइंड डेट और एट एनी टाइम प्रायर टू देयर मैच्योरिटी एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे रिडीमेबल या कॉलेबल डिबेंचर्स में क्या बोल रहे हैं कि ये हम लोग रीपे कर सकते हैं, या तो एक पर्टिकुलर डेट में रीपे करेंगे या फिर मैच्योरिटी डेट के पहले में, कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिडीम कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स लोगों को कभी भी पैसा दिया जा सकता है, जब कंपनी वो कंपनी के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जब कंपनी को लगेगा कि उसको और पैसा का जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा, डिबेंचर होल्डर्स लोग उन लोगों का पैसा दे देगा। बट इरिडीमेबल और परपेचुअल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स का दूसरा नाम क्या है? परपेचुअल डिबेंचर्स। दीज आर रीपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो इरिडीमेबल डिबेंचर्स जो है, ये कंपनी इसका पैसा कभी भी नहीं कर सकता। जब कंपनी वाइंड अप होगा, इसका पैसा तभी लौटाया जाएगा। लेकिन रिडीमेबल डिबेंचर्स का पैसा क्या कर सकता है इन लोग, कभी भी लौटा सकता है। वो कंपनी के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन लोग मैच्योरिटी पीरियड, इन लोग मान लो बोला है कि 20 साल बाद लौटाएंगे, लेकिन उसके पहले भी इन लोग लौटा सकता है। समझ में आया? तो देखो वापस से पढ़ो, क्या रिडीमेबल का दूसरा नाम क्या है? कॉलेबल डिबेंचर्स। और इरिडीमेबल का दूसरा नाम क्या है? परपेचुअल डिबेंचर्स। तो रिडीमेबल या फिर कॉलेबल डिबेंचर्स क्या बोल रहे हैं? दीज आर रीपेबल ऑन अ प्री डिटरमाइंड डेट और एट एनी टाइम prior to their maturity at the option of the company. लेकिन irredeemable debentures कब रीपे करेंगे? at the time of winding up of the company. ठीक है? हाँ हाँ, क्या चीज ऑप्शन? वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी कौन सा डिबेंचर इशू कर रहा है। डिबेंचर्स इशू करेगा, हाँ ठीक है। तो कंपनी हाँ, जिसको लेना है वो लेगा, नहीं लेना है नहीं लेगा। वो डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर है। यस, उसको इक्विटी शेयर इशू करना है कि उसको प्रेफरेंस शेयर इशू करना है कि उसको डिबेंचर्स इशू करना है, वो उसका मर्जी है। अच्छा, अब हम लोग थर्ड कैटेगरी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बियरर एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। तो बियरर और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के केस में यहाँ पे क्या बोला है? बियरर डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय mere delivery as no record of such debentures is kept in the register of debenture holders। कंपनी के पास क्या होता है? डिबेंचर होल्डर्स लोग का रजिस्टर होता है। तो बियरर डिबेंचर वो कैश क्या होता है? एक बियरर डॉक्यूमेंट है। आज मेरे पास है, कल तुमको दे दिए, तो कैश किसका हो गया? तुम्हारा हो गया है ना। तुम अगर वो कैश को लेके जाएगा कोई दुकान में सामान लेने के लिए, तो कैश क्या है? दुकानदार वाला क्या करेगा? शॉपकीपर एक्सेप्ट कर लेगा। वैसे बियरर डिबेंचर क्या है? आज मान लो बियरर डिबेंचर मेरे पास है, हम तुम लोग को दे दिए कि तुम लोग ले लो, मेरे को ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसका क्या होता है? कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। बियरर डिबेंचर जिसके पास होता है ना, कंपनी का रजिस्टर होल्डर में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। मैंने इंटरेस्ट डेट में जो बियरर डिबेंचर को प्रेजेंट करेगा उसी को इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बियरर डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी। कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस हम लोग नॉर्मली इसको डिलीवर कर सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एज नो रिकॉर्ड ऑफ सच डिबेंचर्स, इस डिबेंचर्स का कहीं पे भी कुछ रिकॉर्डिंग नहीं है। कहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं है? कंपनी का जो डिबेंचर होल्डर्स है उनके रजिस्टर में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कूपन्स अटैच्ड टू सच डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स, बियरर डिबेंचर्स जो प्रेजेंट करेगा कंपनी के इंटरेस्ट मिलने वाले डेट पे, इंटरेस्ट उसी को मिल जाएगा जिसके पास वो डिबेंचर है। हाँ, मेरे पास बियरर डिबेंचर है। हाँ ठीक है। अगर हम यस, अगर समझो मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हम इंटरेस्ट के 2 दिन पहले ही तुमको दिए हैं, ठीक है, हम तुमको दे दिए कि वो मेरा डिबेंचर तुम रखो, तुम जाके इंटरेस्ट ले सकता है, वो इंटरेस्ट तुमको मिल जाएगा, क्योंकि मेरा नाम वहां पे रजिस्टर नहीं था कि मेरे को मेरा डिबेंचर मिला हुआ है। जिसके पास डिबेंचर होगा, हाँ एग्जैक्टली, यस, जिसके पास डिबेंचर होगा वो जाके इंटरेस्ट लेके आ सकता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर एंड नो फॉर्मल नोटिस और इंटीमेशन टू द कंपनी इज नेसेसरी। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज का जरूरत नहीं है जब हम लोग ट्रांसफर करें। आज हम मान लो तुम लोग को दे रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ कानून नहीं है, कोई मेरे को नोटिस या इंटीमेशन नहीं देना पड़ेगा कंपनी को कि हम तुम लोगों को डिबेंचर को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होता है? registered debentures are recorded in the register of debenture holder। अगर आज मेरे को registered debentures मिल रहा है तो कंपनी के पास क्या है? कंपनी के पास जो रजिस्टर है वहां पे मेरा नाम लिखा हुआ रहेगा कि कंपनी मेरे को registered debentures दिया था इस डेट में, हम इतना का डिबेंचर खरीदे हैं।
इंटरेस्ट इज पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। तो अगर मेरे पास रजिस्टर्ड डिबेंचर है, तुम अगर लेके जा रहा है तो कंपनी तुमको नहीं देगा, तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है, कंपनी के पास किसका नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, कंपनी मेरे को ही देगा। एग्जैक्टली। Such debentures can be transferred only by the transfer deed or intimation to the company and not mere delivery। तो मेरे खाली डिलीवर करने से नहीं हो जाएगा, अगर मेरे को मेरा रजिस्टर्ड डिबेंचर किसी को देना भी है तो उसका एक प्रोसेस होता है जो कि कंपनी के थ्रू ही मेरे को करवाना पड़ेगा। ट्रांसफर डीड लगता है, कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा मेरे को कि भाई मेरा डिबेंचर्स मेरे को किसी और को ट्रांसफर करना है तो आप कर दो। तो कंपनी का अगर सिग्नेचर रहेगा तो ही क्या वो अपने रजिस्टर होल्डर माने रजिस्टर्स में मेरा नाम से तुम्हारा नाम में आ जाएगा। तो बियरर डिबेंचर के केस में क्या है, इट इज ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के केस में अपने को क्या बोल रहा है, अगर ट्रांसफर करवाना है तो ट्रांसफर डीड वगैरह बनवाना पड़ेगा और कंपनी को इंटीमेशन देना पड़ेगा। समझ में आया? कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में देखो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स द डिबेंचर होल्डर्स आर गिवन द ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड ऑन सर्टेन कंडीशंस। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में क्या बोल रहा है, डिबेंचर होल्डर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि उन लोग अपना डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद, और कुछ कंडीशंस होता है जो उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है। This serves as an incentive to the debenture holders who can in course of time participate in the profits and management of the company। Because अगर ये डिबेंचर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो गया तो इन लोग के पास वोटिंग पावर भी आ जाएगा। इन लोग क्या कर सकता है, इन लोग अपना हक दिखा सकता है, और अगर कंपनी के पास कोई सरप्लस प्रॉफिट्स आ भी गया तो इन लोग को एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिल जाएगा, तो इन लोग प्रॉफिट्स में भी पार्टिसिपेट कर लेगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। हाँ लेकिन हम उस कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है, बोलो ना स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मान लो बोलो, हाँ तो तुम कर सकते हैं उसको कन्वर्ट करवा लो। हाँ तो तुम कर सकते हैं, तुमको ये ऑप्शन दिया जा रहा है, यू कैन अवेल दिस ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा मर्जी है बस। लेकिन उसके साथ ये भी हो जाएगा ना कि तुमको डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी का प्रॉफिट है। हो सकता है कंपनी 2-3 साल प्रॉफिट नहीं देगा, तब तक तुमको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा फिर। प्रॉफिट तो एनीवे राइट है। हाँ तुम यहाँ पे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा रहे हैं, लेकिन तुम इक्विटी शेयर को सेल थोड़ी कर रहे हैं, वो तो तुम सेल करने के बाद कंपनी का शेयर तो कोई भी खरीद सकता है। हाँ कंपनी को हम किसी और ब्रांड को बेचते हैं। तुम स्टॉक एक्सचेंज में बेच देता है, खरीदने वाले रेडी है ना, तुम जिस रेट में बेच रहा है दूसरा अगर उस रेट में खरीदने के लिए रेडी है तो बस तुम्हारे से ओनरशिप चला जाता है। तो शेयर है वो रखा है, वो आपको एंड ऑफ टर्म में देगा। एग्जैक्टली हाँ आप वही बेच बस, तो हाँ तुम बेचा बेची कर सकते हैं, तो वही चीज है। तो कितना तरीके का डिवेंचर्स आपने पढ़े? 8। क्या था? नेकेड या फिर मॉर्गेज डिबेंचर्स, दूसरा रिडीमेबल इरिडीमेबल डिबेंचर्स, फिर बियरर एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, फिर कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, एडवांटेजेस में आओ। हम लोग एडवांटेजेस 2 जन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एडवांटेजेस हम लोग 2 जन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पहला क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, दूसरा फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ द कंपनी। चलो ठीक है, अपने डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि उन लोगों के लिए डिबेंचर्स कैसे एडवांटेजेस होता है। सबसे पहला, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। देखो इसके अंदर क्या लिखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस कैन बी रेज्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम कॉशियस एंड ऑर्थोडॉक्स इन्वेस्टर्स हु प्रेफर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अ फिक्स्ड रिटर्न। तो जो चाहता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, जो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का इन्वेस्टर्स है, थोड़ा डरपोक टाइप का इन्वेस्टर्स है, वो लोग क्या करते हैं, डिवेंचर्स खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस इनके थ्रू कंपनी क्या कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस रेज कर सकता है। इन टाइट मनी कंडीशंस डिवेंचर्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो जब मार्केट का कंडीशन उतना अच्छा नहीं चल रहा है तब क्या है, डिवेंचर्स के थ्रू वो लोग पैसा उठा सकते हैं। बिकॉज अगर वो लोग डिवेंचर्स इशू करेगा तब कंपनी के पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डिबेंचर होल्डर्स को कोई इंटरेस्ट तो मिलेगा ही।
तो एक यही सिक्योरिटी है जो इस टाइट मनी कंडीशंस के टाइम पे क्या है, काम आता है। तो कंपनी उस समय अगर पैसा रेज करना चाहता है तो डिबेंचर्स इशू करके पैसा रेज कर सकता है। लेकिन नया कंपनी जनरली डिबेंचर्स नहीं इशू करता है इनिशियल पीरियड में, बिकॉज उन लोग को, हाँ, उन लोग के पास उतना अर्निंग्स नहीं हो पाता है। अर्निंग्स नहीं होगा तो फिर उन लोग को इंटरेस्ट कैसे देगा? बिकॉज डिबेंचर्स के केस में तो एक रूल है ना कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स आपको उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो वही है अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर। Regular return. Debenture holders are paid interest at a fixed rate and at periodical intervals irrespective of profits. तो डिबेंचर होल्डर्स लोगों को क्या है, फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। देयरफॉर डिबेंचर होल्डर्स आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द कंपनीज अर्निंग। तो डिबेंचर होल्डर्स लोगों को कंपनी की अर्निंग से कोई मतलब नहीं है, कंपनी के पास अर्निंग हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, दे आर फ्री फ्रॉम दिस रिस्क, बिकॉज कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उन लोग को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो डिबेंचर होल्डर लोगों को कंपनी के अर्निंग से कोई भी मतलब नहीं है। तो पहला पॉइंट अपने क्या पढ़े थे, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। दूसरा पॉइंट अपने क्या पढ़े, रेगुलर रिटर्न। थर्ड क्या है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज हर एक आदमी क्या चाहेगा कि उन लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या रहे, सेफ रहे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर्स आर यूजुअली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स। तो डिबेंचर्स जनरली सिक्योर्ड होता है बिकॉज कंपनी के एसेट्स के ऊपर क्या क्रिएट होता है, चार्ज क्रिएट होता है, मॉर्गेज करना पड़ता है कंपनी को अपने एसेट्स को। देयरफॉर द रीपेमेंट इज अश्योर्ड बिकॉज कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हो रहा है। अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगा तो डिबेंचर होल्डर्स लोग क्या करेगा, उनका एसेट्स को बेच देगा, मॉर्गेज एसेट्स को बेच देगा और फिर पैसा ले लेगा। तो भाई उन लोग का रीपेमेंट तो अश्योर्ड है, अश्योरिटी है उन लोग के पास ये चीज का कि उन लोग का रीपेमेंट, उन लोग का पैसा उन लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 पॉइंट क्या पढ़े, अपील टू कॉशियस। तो डिबेंचर किसको अपील करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, ऑर्थोडॉक्स इन्वेस्टर्स लोगों, कॉशियस इन्वेस्टर्स लोगों, जो कि थोड़ा क्या है, डरपोक है। दूसरा क्या है, रेगुलर रिटर्न, इन लोगों को रेगुलर रिटर्न मिलता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड क्या है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो डिबेंचर्स क्या है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है बिकॉज डिबेंचर्स के ऊपर क्या है, माने डिबेंचर्स के केस में क्या है, असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है। फिर क्या पढ़ेंगे अपने, एडवांटेजेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को क्या एडवांटेज मिलता है डिबेंचर इशू करने से, अपने वही चीज यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, देखो, इकोनॉमिकल सोर्सेज। इकोनॉमिकल सोर्सेज में अपने को क्या बोल रहा है, a company can raise funds through debentures at a relatively low cost। तो मैंने डिबेंचर्स जब कंपनी इशू करता है ना तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, रेगुलरली देना पड़ता है, लेकिन इंटरेस्ट का रेट उतना ज्यादा नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम ही होता है। इसीलिए डिबेंचर्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी कैन रेज फंड्स टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के थ्रू जो फंड्स रेज कर रहा है वो बहुत लो कॉस्ट होता है, उसका ज्यादा इन लोग को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, इंटरेस्ट रेट बहुत लो होता है। दिस इज बिकॉज इन्वेस्टर्स कंसिडर्स डिबेंचर्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसका इंटरेस्ट भी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। लो कॉस्ट क्या होता है, देखो आज मान लो कंपनी इन लोग से 10 लाख रुपए लिया, तो ये 10 लाख रुपए तो देगा ही नहीं, ये तो जो लिया था वही दे रहा है, लेकिन इन लोग कंपनी को एक्स्ट्रा क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कंपनी के पॉकेट से ये जा रहा है, तो ये कंपनी का कॉस्ट हो गया। तो डिबेंचर्स के केस में कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। डिबेंचर्स कैन बी सोल्ड मोर इजीली देन शेयर। तो डिबेंचर्स क्या है, इजीली सेल ऑफ हो जाता है बिकॉज ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, कोई भी खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। देखो जो हिम्मत वाले इन्वेस्टर्स है ना वो इस दुनिया में कम है, लेकिन जो डरपोक लोग हैं वो ज्यादा है, तो डिबेंचर्स को इजीली अपने सेल ऑफ कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, डिबेंचर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। तो डिबेंचर होल्डर्स लोग के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। Therefore, a company can raise funds without diluting or weakening the control of the existing members। तो अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगा भी तो क्या डिबेंचर होल्डर्स लोग के पास वोटिंग पावर आ जाएगा, नहीं, तो कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं हो रहा है, वीक नहीं हो रहा है। The management retains its independence as there is no interference from the debenture holders। तो डिबेंचर होल्डर्स लोग के पास कोई राइट नहीं है तो कि वो लोग कंपनी के मैनेजमेंट पे इंटरफेयर करे, इसलिए कंपनी क्या कर सकता है, अपना इंडिपेंडेंस को अपने पास ही रख सकता है, उन लोग के इंडिपेंडेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। दे हैव फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट। तो 2 पॉइंट पढ़ो, जो 2 पॉइंट बताओ मेरे साथ जो अभी तक आपने पढ़े। पहला क्या है, इकोनॉमिकल सोर्स, दूसरा क्या है, फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में मेरे को क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट, व्हाट डू मीन बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इक्विटी के साथ साथ अपने डिबेंचर, हाँ इक्विटी के साथ साथ डेट भी इश्यू कर रहा है ना, इंटरेस्ट वो छोड़ो, उससे मतलब नहीं है, तुम क्या कर रहा है, इक्विटी शेयर्स के थ्रू भी पैसा रेज कर रहा है, डिवेंचर्स के थ्रू भी पैसा रेज कर रहा है, इक्विटी और डेट दोनों ही है तुम्हारे पास। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट, हम लोग को पता है डिवेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो फिक्स्ड रेट से दिया जाता है। आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, तो जब कंपनी इंटरेस्ट वगैरह सब दे दिया, अब जो उसके ऊपर प्रॉफिट बचा है वो किसका है, शेयर होल्डर्स लोग का है। when the earnings of the company increase, जब कंपनी का अर्निंग्स इंक्रीज होगा, the rate of dividend on equity shares can be increased, तो डिविडेंड जो हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है क्योंकि कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स है, इसी प्रोसेस को इन लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ना अलग अलग डेफिनेशन तुम लोग को दिया हुआ है, तो यहाँ पे तुम लोग को वही बोल रहे हैं कि दिस इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि जब कंपनी का अर्निंग्स इंक्रीज होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, तो इसी को हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। तुम लोग का बुक जो है ना ये वाला अलग अलग चीज बोलता है, ऑप्शन नहीं है तुम लोग को ये चीज लिखना पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी, a company can repay the funds raised through debentures when it does not require the funds anymore, बोलो कौन सा है ये डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर्स, की वो मैच्योरिटी के पहले भी क्या कर सकता है, डिबेंचर्स का पैसा दे सकता है, तो ये वही लिखा है। तो यहाँ पे डिबेंचर्स के केस में भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कंपनी कैन रीपे द फंड्स रेज्ड थ्रू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के थ्रू जो भी फंड रेज किया है वो इन लोग रीपे कर सकता है, कब, when it does not require the funds anymore, कंपनी को आज पैसा का जरूरत नहीं है तो डिबेंचर होल्डर लोग को क्या करेगा, पैसा दे देगा। The facility of redemption avoids the danger of overcapitalization and keeps the financial structure flexible, आज समझो मेरे पास क्या है, अगर ज्यादा पैसा रहेगा तो हम उसको गलत जगह में हो सकता है लगा दे, हम उसको इनएफिशिएंट मैनर में हो सकता है यूज कर ले, तो यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है कि जस्ट अ मिनट, हाँ तो अपने को यहाँ पे क्या बोल रहा था कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स लोग को पैसा देके खत्म कर रहे हैं, तो इससे हम लोग के ऊपर भी क्या है, कंपनी के ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा, उसके ऊपर से भी ऑब्लिगेशन हट जाएगा, इसीलिए लिखा है द फैसिलिटी ऑफ रिडेम्पशन, ये जो लोगों को रिडेम्पशन का फैसिलिटी मिला हुआ है, इट अवॉइड द डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, और ये क्या करता है मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल रखता है कि भाई आज मेरे पास बहुत पैसा हो गया है, हम मेरे को रिडीम करना है, मेरे को खत्म करना है, डिबेंचर होल्डर को भगाना है यहाँ से, हम उन लोगों का पैसा दे देंगे और उन लोगों को हटा देंगे, इससे क्या है मेरे ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। वरना देखो जनरली नॉर्मल सा बात है ना कि अगर अपने को बहुत ज्यादा पैसा दिखने लग जाते तो अपने उल्टा पुल्टा जगह यूज करने लग जाते, तो इससे तो कंपनी फंस जाएगा। फंड्स आर अवेलेबल फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड एंड कैन बी रीपेड आउट ऑफ अर्निंग्स, तो यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है, फंड्स आर अवेलेबल फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड, अपने लंबा समय के लिए क्या है डिवेंचर्स का पैसा को रख सकते हैं और अपने पास जो भी अर्निंग्स हो रहा है उससे अपने क्या करेंगे, उन लोगों का पैसा वापस से रीपे कर देंगे। और कंपनी इंटरेस्ट भी कैसे देता है, अपने अर्निंग्स में से ही देता है, कंपनी के पास जो भी अर्निंग्स हो रहा है उसे क्या करता है, इंटरेस्ट रीपे करता रहता है, देता रहता है। और फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टैक्स रिलीफ, टैक्स रिलीफ में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है इज अलाउड अ डिडक्शन व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम, आज क्या करता है, रेवेन्यूज में से एक्सपेंस माइनस किया जाता है तब जाके प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट कैसे आता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं इस एक्सपेंस के अंदर क्या है, इंटरेस्ट भी कैलकुलेटेड रहता है, मतलब इंटरेस्ट का भी डिडक्शन हम लोग ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग का प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट में से क्या करते हैं अपने, वो जो प्रॉफिट बचता है मेरा उस प्रॉफिट में से अपने क्या करते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज अलाउड अ डिडक्शन, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं अपने डिबेंचर्स के ऊपर, डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है इसका अपने को डिडक्शन मिलता है while कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम, अपने टैक्सेबल इनकम क्या होता है, जो अपना प्रॉफिट बचता है उसी के ऊपर टैक्स देते हैं, तो मतलब हम लोग अपने इनकम रेवेन्यू से क्या करते हैं, एक्सपेंस माइनस करते हैं ना, इस एक्सपेंस के अंदर क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, हम लोग को इंटरेस्ट के ऊपर अलग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम लोग अपना रेवेन्यू से क्या करते हैं, एक्सपेंस को माइनस करते हैं ना, एक्सपेंस के अंदर ये हाँ इसके अंदर इंटरेस्ट भी आ जाता है, फिर जो मेरा प्रॉफिट बचेगा इसके ऊपर क्या करेंगे, हम अपने टैक्स देंगे, समझा, ठीक है।
जैसे डिविडेंड के केस में क्या दिया जाता है, ये जो प्रॉफिट बचा ना, प्रॉफिट के ऊपर कंपनी क्या क्या टैक्स दे दिया, अब जो प्रॉफिट बचा है उसके ऊपर कंपनी डिविडेंड देगा। लेकिन इंटरेस्ट के केस में क्या है, इन लोगों को अलग से इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। हाँ, ये एक्सपेंस के अंदर ऑलरेडी मेरा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ये डिडक्शन के वजह से अलाउड है। यस, हाँ वही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट डिडक्शन के जैसे अलाउ होता है जब इन लोग अपना टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले मेरे साथ बोलो, हम लोग एडवांटेजेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिवेंचर होल्डर्स और कंपनी। डिवेंचर होल्डर्स का 3 पॉइंट क्या था, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स, दूसरा रेगुलर रिटर्न, थर्ड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कितना पॉइंट पढ़े, 5, इकोनॉमिकल सोर्सेज, फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टैक्स रिलीफ। अपने को रिलीफ मिल रहा है, कैसे रिलीफ मिल रहा है, ये डिडक्शन के जैसे एक्ट करता है ना, इंटरेस्ट का हम लोग डिडक्शन ले सकते हैं जब हम लोग टैक्स का अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, इसका भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, एक है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी, और दूसरा है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट में क्या लिखा है, हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले पढ़ेंगे। परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैज टू बी पेड एवरी ईयर। तो ये तो चीज हम लोग को पता है कि इन लोगों को हर साल क्या करना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर्स लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या था, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा हर साल। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन, जब इकोनॉमी का कंडीशन, हाँ जब इकोनॉमी का कंडीशन अच्छा नहीं है, जब कंपनी का पोजीशन खराब है, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन इट बिकम्स अ हेवी बर्डन ऑन द कंपनीज अर्निंग। तो कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर क्या है, एक तो ऐसी कमाई नहीं हो रहा है, तो कंपनी के अर्निंग्स में बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है, बोझ आ जाता है इन लोगों के ऊपर, बिकॉज इन लोगों को इंटरेस्ट हर बार देना पड़ता है। तो पहला पॉइंट क्या था, परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा क्या है, रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग। तो रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग में क्या बोल रहे हैं, द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ अ कंपनी which has issued large amount of debentures is low। देखो डिबेंचर क्या है, एक तरीके का लोन ही है ना, तो जब कंपनी बहुत सारा डिबेंचर्स इशू कर देता है तो कंपनी का जो क्रेडिट स्टैंडिंग है, जो उसका स्कोर है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिकम्स डिफिकल्ट, बिकॉज वो इन लोग से भी पैसा ले लिया है, अब वो बैंक से भी पैसा मांगने जाएगा ना तो उसको जनरली मिलता नहीं है ना, बिकॉज वो किसका किसका पैसा लौटाएगा, तो वही हो जाता है। तो कंपनी का जो क्रेडिट वर्दिनेस है, जो उसका क्रेडिट स्कोर है, वो थोड़ा कम हो जाता है जब वो डिबेंचर्स इशू करता है। 2 पॉइंट बोलो मेरे साथ, परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा क्या है, रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग, उसका क्रेडिट स्टैंडिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा, चार्ज ऑन असेट्स, असेट्स के ऊपर क्या क्रिएट होता है, मॉर्गेज क्रिएट होता है, चार्ज क्रिएट होता है। डिबेंचर्स यूजुअली इन्वॉल्व मॉर्गेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो हम लोग को पता है डिबेंचर्स के केस में कंपनी को क्या करना पड़ता है, कोई कोई असेट्स को गिरवी रखना पड़ता है। A company cannot raise funds easily through debentures unless it has enough fixed assets। तो since charge create होता है तो कंपनी के पास क्या है, फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए, तभी वो क्या है, डिबेंचर्स के थ्रू फंड्स रेज कर पाएगा। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन द कंपनी में नॉट बी एबल टू रीपे द अमाउंट। तो जब कंपनी डिप्रेशन के वक्त अपना अमाउंट रीपे नहीं कर पाएगा, तब क्या है, उसका फिक्स्ड एसेट्स चला जाएगा। डिबेंचर होल्डर लोग क्या करेंगे, उसका एसेट्स को बेच देंगे और फिर पैसा रिकवर कर लेंगे। तो चार्ज ऑन एसेट्स में यही बोल रहा है। फिर क्या है अपना, रिडक्शन इन डिविडेंड। रिडक्शन इन डिविडेंड के केस में क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो अर्निंग्स, जब कंपनी का अर्निंग्स कम है, वेरी लिटिल प्रॉफिट माइट बी लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखो लो अर्निंग्स हो चाहे नहीं हो चाहे बहुत हो, उससे डिबेंचर होल्डर को तो मतलब नहीं है, इंटरेस्ट तो उनको फिक्स रेट से देना ही पड़ेगा, लेकिन इससे प्रॉब्लम किसको हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो अर्निंग्स वेरी लिटिल प्रॉफिट माइट बी लेफ्ट। बहुत कम प्रॉफिट बचता है, कब बचता है, आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट अपने दे दिए तो कम प्रॉफिट हो जाएगा। द कंपनी में नॉट बी एबल टू पे एनफ डिविडेंड्स एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स में गो डाउन। तो कंपनी अगर ज्यादा डिविडेंड नहीं दे पाया तो इससे क्या होगा, शेयर्स का मार्केट वैल्यू गिर जाएगा। चारों पॉइंट मेरे को बोलो, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ क्या रहे हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं कि कंपनी को क्या डिसएडवांटेज, क्या ड्रॉबैक्स फेस करने मिलता है।
पहला पॉइंट क्या है? परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग। थर्ड, चार्ज ऑन असेट्स। फोर्थ, रिडक्शन इन डिविडेंड। उसके बाद फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, नो वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स लोग के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। Therefore, they remain at the mercy of the shareholders. इक्विटी शेयरहोल्डर्स लोग जिस हिसाब से काम करेगा वैसे ही वो लोग को भी रहना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग के पास तो कोई भी वोटिंग राइट्स है नहीं। वो लोग जैसे अपना हक चलाने का कोशिश करेगा, उन लोग को वैसे ही रहना पड़ेगा। High unit price. The unit price of debentures is generally higher than that of shares. Why? Because debentures is a safe investment. इसीलिए debentures का प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है शेयर से। Small investors may not be able to purchase debentures. So since इसका यूनिट प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है, तो हो सकता है छोटा छोटा इन्वेस्टर्स लोग उतना डिबेंचर्स ना खरीद सके। थर्ड, अनअट्रैक्टिव। क्या बोल रहे हैं? एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग मतलब क्या होता है? हिम्मत वाला। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स हु वांट हाई रिटर्न एंड अप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल फाइंड डिबेंचर्स अनअट्रैक्टिव। तो जो हिम्मत वाला इन्वेस्टर्स होता है, जिनको हाई रिटर्न चाहिए, जो चाहता है उनका कैपिटल अप्रिशिएट होता रहे, उन लोगों को डिबेंचर्स उतना खास नहीं लगता। बिकॉज हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं कि डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट का रेट भी क्या रहता है? बहुत ज्यादा कम रहता है। डिबेंचर्स ऑफ न्यू कंपनीज do not appeal to the investors, because नया कंपनी के ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते, क्या पता वो अर्निंग्स ही नहीं करे तो इंटरेस्ट कहाँ से देगा वो। इसीलिए जो नया नया कंपनीज का डिबेंचर्स है वो उतना इन्वेस्टर्स लोग को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, पॉइंट बताओ। नो वोटिंग राइट्स, दूसरा हाई यूनिट प्राइस, थर्ड अनअट्रैक्टिव। वापिस से बोलो, नो वोटिंग राइट्स, हाई यूनिट प्राइस, और तीसरा क्या है? अनअट्रैक्टिव। चलो लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स भी पढ़ लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा। अभी 7:16 हो गए, पूरा कर लेते हैं, इतना ही है बस। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहे हैं, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स में हम दिए ना तुमको। हाँ तो देखो पेज नंबर 13 में लिखा हुआ होगा, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स में क्या लिखा हुआ है? कमर्शियल बैंक्स यूजुअली प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स आर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। तो तुम लोगों को बस इतना सा चीज याद रखना है, कमर्शियल बैंक क्या, कमर्शियल बैंक एग्जांपल क्या हो गया? HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है? मेरा कमर्शियल बैंक है। तो जनरली कमर्शियल बैंक क्या करता है? शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है, बिकॉज लोग भी इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट करते हैं। आज हम लोग डाले, हो सकते हैं 2 महीने बाद हम लोग निकाल ले रहे हैं ना। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन हाउएवर इन सम केसेस, लेकिन कुछ कुछ केस ऐसा होता है जहां पे कमर्शियल बैंक्स आल्सो प्रोवाइड टर्म लोन्स फ्रॉम मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पीरियड। लेकिन कुछ कुछ केस ऐसा होता है, कहीं कहीं कुछ कुछ सिनेरियो में कमर्शियल बैंक मीडियम टर्म और लॉन्ग टाइम के लिए भी क्या करता है? लोन्स प्रोवाइड करता है। स्पेशली किसको? स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटा छोटा एंटरप्राइजेस खोल रखा है, जो मीडियम एंटरप्राइजेस होता है, उन लोगों को क्या करता है? मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड कर देता है, ताकि वो लोग क्या करे? इनहांस करे, वो लोग ग्रो करे। तो उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए क्या है? वो लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए क्या है? लोन्स प्रोवाइड कर देता है। वरना जनरली कमर्शियल बैंक क्या करता है? शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म मतलब कितना हो गया? 5-10 साल के लिए, 15 साल के लिए। कमर्शियल बैंक से अपने को प्रोवाइड करता है। आज अगर मेरे को बैंक से लोन, गाड़ी लेना है, हम 10 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक मेरे को नहीं देगा क्या? दे देगा। आज हम चाहेंगे क्यों मेरे को 50 साल 60 साल के लिए दे दे, तो ऐसा नहीं होता है, 5-10 साल के लिए वो मेरे को दे देता है। आज अगर अपने को कार लोन चाहिए तो बैंक देता है कि नहीं देता है? देता है। आज तुम लोग को स्टडी लोन चाहिए, MBA वगैरह जो आदमी लोग करते हैं, वो लोग बैंक से लोन लेता है कि नहीं लेता है? कि भाई 5-7 साल में 10 साल में आपको लोन चुका देंगे, तो वही तो हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए लोग लोन्स देता है मेरे को। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ कुछ केस ऐसा होता है जब वो लोग क्या करता है? मीडियम टर्म और लॉन्ग पीरियड्स के लिए भी लोन प्रोवाइड करेगा। सांस फोन रखो, मीनिंग में देखो क्या बोल रहे हैं, अंडर ए टर्म। अच्छा टर्म लोन क्या हो गया?
टेन्योर, टर्म मतलब 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो हो गया टर्म लोन, लेकिन नॉर्मल लोन ही है। बैंक क्या करता है, बैंक एडवांसेस अ फिक्स्ड अमाउंट इन लमसम टू द बोरोअर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। मान लो बैंक मेरे को क्या किया, 10 लाख रुपए दे दिया एक ही बार में 10 साल के लिए। द इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द सैंक्शनड अमाउंट। तो बैंक मेरे को जो सैंक्शन किया है, 10 लाख रुपए दिया है, उसके ऊपर क्या है, फिक्स्ड रेट से मेरे से इंटरेस्ट लेगा। मान लो 10% के रेट से क्या करेगा वो, मेरे से हर साल इंटरेस्ट लेगा। द लोन इज एडवांस्ड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम असेट्स और ऑन द पर्सनल गारंटी ऑफ द बोरोवर। या तो हम क्या, पर्सनल गारंटी क्या हो गया, हम अपना घर गिरवी रखवा दिए, क्या हम अगर आपको पैसा नहीं देंगे तो हम अपना घर आपको दे देंगे। या फिर क्या है, हम लोग कुछ ऐसे में ज्वेलरी वोलरी क्या कर दे रहे हैं, गिरवी रखवा दे रहे हैं। तो जनरली जब बैंक अपने को लोन देता है तो अपने को कुछ ना कुछ एसेट्स को क्या करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। समझ में आया? या तो हम अपना घर गिरवी रखवाएंगे, या तो हम अपना कोई ज्वेलरी वगैरह गिरवी रखवाएंगे, या अगर मेरे पास कोई कंपनी का शेयर है तो हम उसको गिरवी रख देंगे कि मेरे पास इतना कंपनी का शेयर है, अगर हम आपको पैसा नहीं दे पाए तो ये सारा शेयर क्या है, आपके नाम हो जाएगा। तो चार्ज सिक्योरिटी तो कोई भी फॉर्म में हो सकता है। एडवांटेजेस देखो, अच्छा मेरे साथ एक बार बताओ तो इसका मीनिंग एक बार बोलो। बैंक क्या करता है, बैंक एडवांसेस अ फिक्स्ड अमाउंट इन लमसम टू द बोरोअर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होता है, एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द सैंक्शनड अमाउंट। मीन बाय सैंक्शनड अमाउंट, जो अमाउंट वो मेरे को दिया है वही सैंक्शन अमाउंट हो गया, उसके ऊपर क्या करेगा वो, फिक्स्ड रेट से मेरे से इंटरेस्ट लेगा। और जनरली वो जो मेरे को लोन दे रहा है, जो लोन एडवांस कर रहा है, उसके अगेंस्ट क्या करता है वो, उसके अगेंस्ट क्या करता है बताओ, कोई एसेट के ऊपर मेरे को चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, कोई एसेट्स को मेरे को गिरवी रखना पड़ता है। वापस से लाइन पढ़ो, द लोन इज एडवांस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स और ऑन द पर्सनल गारंटी ऑफ द, मेरे को पर्सनल गारंटी कुछ देना पड़ता है, मेरे को एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है। देखो एडवांटेजेस में क्या बोल रहे हैं, फंड्स आर अवेलेबल फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए मेरे को दिया जाता है। लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लोन है ये, है ना, इक्विटी शेयर्स के साथ साथ हम क्या है, लोन भी ले रहे हैं कमर्शियल बैंक से, तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला बेनिफिट हो गया। फिर रिलेशनशिप विद द रेप्यूटेड बैंक इज बेनिफिशियल फॉर द बोरोवर। आज मेरा कोई बैंक में रेप्यूटेशन है तो ये रिलेशनशिप क्या है मेरे लिए, बेनिफिशियल। अगर मेरा रेप्यूटेशन अच्छा होगा तो मेरे को लोन इजीली मिल जाएगा। फिर रीपेमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। तो रीपे क्या है, धीरे धीरे अपना अर्निंग्स, मेरा जो भी अर्निंग्स हो रहा है हम उसे रीपे कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन्स इज डिडक्टिबल फॉर डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो मेरा जो भी प्रॉफिट्स निकल रहा है उससे, हाँ, हम जो भी एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं वो एक्सपेंस के अंदर मेरा इंटरेस्ट आ सकता है। तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट का मेरे को डिडक्शन मिल जाता है। ये नहीं कि मेरे को इंटरेस्ट के ऊपर अलग से कुछ टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, इंटरेस्ट डेबिट होता है रेट। डिसएडवांटेजेस के केस में क्या बोल रहा है, असेट्स में हैव टू बी प्लेज्ड और मॉर्गेज फॉर रेजिंग बैंक लोन। जब अपने बैंक से लोन लेते हैं मेरे को कोई एसेट को गिरवी रखना पड़ेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, सेवरल टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्वड इन रेजिंग लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो जब अपने लोन्स लेंगे कमर्शियल बैंक से, बहुत सारा झमेला है, फॉर्मेलिटीज है जो पूरा करना पड़ता है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स हो चाहे नहीं हो, इंटरेस्ट तो मेरे को देना ही पड़ेगा। फिर क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर इज रिड्यूस्ड आफ्टर अ बैंक लोन। आज हम बैंक से लोन ले लिए तो मेरा क्रेडिट स्टैंडिंग थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मेरे को उसको ठीक कैसे करना पड़ता है, टाइमली पेमेंट करके। तो टाइमली पेमेंट वगैरह कर देंगे तो मेरा वापस से क्रेडिट स्टैंडिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सारा मेरा डिसएडवांटेजेस था। नेक्स्ट डे अपने क्या करेंगे, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे और फिर फर्दर जो भी चीजें अपने कंटिन्यू करेंगे। तो आज अपने यहाँ तक कर चुके हैं, हम क्लास एंड कर रहे हैं।